इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं ऑनलाइन टेस्ट पेपर पेपर 2 का 23AC03 के एसए के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। तो 23AC03 टेस्ट पेपर में ये 6 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक एक करके हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं और उसके कंटेंट को हम देखते हैं कि कैसे ये कंटेंट आया है और कैसे लिखना चाहिए। तो पहला ऐसे है, रिलीजियस नेशनलिज्म अंडरमाइंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन क्यों आया ये भी बता दूं। खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ था पंजाब में, तो उसी की वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है। हिंदू एडिटोरियल में मिलता जुलता ऐसा हेडलाइन था जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये ऐसे क्वेश्चन तैयार किया है। रिलीजियस नेशनलिज्म एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको किस तरह से भी यूपीएससी हो सकता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस पे ऐसे क्वेश्चन बनाए। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, रिलीजियस नेशनलिज्म अंडरमाइंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है मैम हम ऐसे क्वेश्चन देखते तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन देखते तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आ जाते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता ये लिखे ये छोड़े। गॉट इट। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम तो ये है, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसमें आपको जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको ये देखना है कि क्या इन वर्ड का मतलब पता है। जैसे ये वर्ड है रिलीजियस नेशनलिज्म, क्या इसका मतलब आपको पता है? क्या अंडरमाइन का मतलब पता है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब पता है? लिटरल मीनिंग। तो अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं तो रिलीजियस नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि देखिए, नेशनलिज्म का मतलब देशभक्ति। अगर देशभक्ति हमारे में है मगर एक धर्म को सेंटर में लेकर देशभक्ति है और हम ये सोचते हैं कि हमारा जो धर्म है उस धर्म को जो भी फॉलो कर रहे हैं वो ही देशभक्त है और जो हमारे धर्म को फॉलो नहीं करे वो देशभक्त नहीं है, तो अगर मैं लिटरल सेंस में लूं तो ये है रिलीजियस नेशनलिज्म का मतलब। अंडरमाइंस का मतलब धीरे धीरे कम करना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता। तो राजनीतिक स्थिरता, जो रिलीजियस नेशनलिज्म है वो राजनीतिक स्थिरता को कम कर रहा है, खत्म कर रहा है। फाइन, ये लिटरल सेंस है। अब उसके बाद आप इसमें जब आप कंटेंट लिखने के पहले आप देखिए, रिलीजियस नेशनलिज्म ये एक कीवर्ड है और दूसरा कीवर्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पे लिखना है, आपको रिलीजियस नेशनलिज्म पे लिखना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे लिखना है। ठीक है, तो ये डिसाइड करना है। तो बेसिकली कौन सा स्पेसिफिक कंपोनेंट है, कौन सा जनरल कंपोनेंट है। तो जो स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा उसके बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है मेन बॉडी में, और जो जनरल कंपोनेंट है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बात करनी ही है, और साथ में कंक्लूजन में आपको स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में बात करनी है। तो इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट है स्टूडेंट्स रिलीजियस नेशनलिज्म, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक जनरल कंपोनेंट है जिसके बारे में आप इंट्रो में बात कर सकते हो। हालांकि जब आप मेन बॉडी में बात करोगे तो ऑब्वियसली रिलीजियस नेशनलिज्म को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कनेक्ट करोगे, मगर ज्यादा बात है आपको रिलीजियस नेशनलिज्म के बारे में करनी है मेन बॉडी में। तो आप अपना इंट्रो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से शुरू कर सकते हो, पॉलिटिक्स से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपना इंट्रो तो शुरू किया है। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड द चर्च क्लेम टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ एंड देयरफॉर हैड द राइट टू रूल ओवर बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मैटर्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से शुरू किया है। तो जो वेस्टर्न यूरोप में किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो था वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। चर्च रूल करता था। ठीक है, रेनेसा के पहले अगर मैं बोलूं, प्री रेनेसा पीरियड में और रेनेसा में भी कुछ हद तक, मगर रेनेसा पीरियड में चर्च पर क्वेश्चन मार्क लग गए थे। दिस अलाउड द चर्च टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर यूरोपियन पॉलिटिक्स। तो मैंने यहाँ पर रिलीजन और पॉलिटिक्स को कनेक्ट किया है। सिमिलरली द तालिबान क्लेमिंग टू बी द गार्जियन ऑफ इस्लाम एक्सर्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ अफगान सोसाइटी। तो किस तरह से रिलीजन रूल कर रहा है हर एक एस्पेक्ट को। इन बोथ दीज केसेस रिलीजियस नेशनलिज्म इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल टू प्रमोट देयर अथॉरिटी ओवर द सोसाइटी। तो यहाँ पर मैं रिलीजियस नेशनलिज्म को मैंने पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज सच नहीं लिया, मगर पॉलिटिक्स में लेकर आ गई। उसके बाद मैं रिलीजन लेकर आ गई, रिलीजियस नेशनलिज्म लेकर आ गई, और किस तरह से रिलीजियस नेशनलिज्म को यूज किया जाता है अपनी अथॉरिटी को कंसोलिडेट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए।
अब फिर मैं रिलीजियस नेशनलिज्म मैंने इंट्रोडक्शन में लेकर आई हूँ ये टर्म। अब इस टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए, बिना इस टर्म को एक्सप्लेन किए आप अपना कंटेंट नहीं दे सकते हो। मैंने इस पे आंसर इवेलुएट किए हैं कैंडिडेट्स के, तो वो लोग लिखे जा रहे हैं, मगर कहीं रिलीजियस नेशनलिज्म का मतलब ही नहीं है। एग्जामिनर को पता तो चलना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब आप कैसा ले रहे हो रिलीजियस नेशनलिज्म को। So religious nationalism refers to the use of religion as a basis for creating a separate national identity and mobilizing support for political goals. यानी political goals attain करने के लिए religion को use करना. In one sense, this feeling of religious nationalism succeeded in uniting medieval European society under a common faith. ये जो religious nationalism है, इसका मैं कुछ positive चीज बता रही हूँ कि medieval European society को unite करने में काफी इसका योगदान रहा. मगर on the flip side, the church promotion of religious nationalism created political instability. मगर वो यूनाइट तो कर रहा था, मगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसकी वजह से हुआ था। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया जिसका आप गूगल में अच्छे से सर्च करना, आपको पता चलेगा। इट कॉल्स द एक्स कम्युनिकेशन ऑफ द होली रोमन एम्परर हेनरी फोर्थ। In the case of Taliban, their rule is characterized by intolerance and violence towards those who did not conform to Islam. This is the prime reason why Afghanistan has never attained political normalcy. तो यहाँ पर religious nationalism undermines political stability। इसको मैं justify करी दो एग्जाम्पल देकर, एक यूरोप का एग्जाम्पल, मेडिवल यूरोप का एग्जाम्पल देकर और एक तालिबान का एग्जाम्पल देकर। अब मैं इंडिया के बारे में आ रही हूँ। In India, religious nationalism played a significant role in the country's partition. तो ये भी एक political instability का एक part है। The idea of India as a Hindu majority nation had been promoted by Hindu nationalist movement that sought to create a sense of national identity based on Hinduism and excluded religious minorities, especially Muslim. फिर जैसे अब जो हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो इंडिया को हिंदू मेजॉरिटी नेशन बता रहे हैं। दूसरी तरफ the Muslim League countered this Hindu nationalism by calling for a separate Muslim state. This growing feeling of religious nationalism in Hindus and Muslims caused division of India into two independent nations. At present, Khalistan movement's aims of having an independent sixth state is causing political instability in Punjab. तो जो करंट है वो भी मैंने डाल दिया। तो देखा जाए तो मैंने 3 यहाँ पर एविडेंस दिए हैं कि वाकई में रिलीजियस नेशनलिज्म पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। मेडिवल यूरोप का एग्जाम्पल, तालिबान का एग्जाम्पल और इंडिया का एग्जाम्पल, और इंडिया में भी मैंने पार्टीशन और खालिस्तान ये 2 एग्जाम्पल दिया, और जिससे मेरा ऐसे क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया। अनडाउटेडली रिलीजियस नेशनलिज्म कंट्रीब्यूट्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाय प्रमोटिंग एन एक्सक्लूशनरी एंड डिविजिव आइडियोलॉजी that seeks to impose a particular religious identity in a multi-religious country in India. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि रिलीजियस नेशनलिज्म पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करता है और उसकी वजह से एक एक्सक्लूशनरी टेंडेंसी होती है कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दो, हम मुस्लिम हैं तो हिंदू को हटा दो, राइट। डिविजिव आइडियोलॉजी, डिवाइड वाला आइडियोलॉजी, और जिसकी वजह से इम्पोज करना पर्टिकुलर रिलीजियस आइडेंटिटी कि ये वाला रिलीजन हम तुम पे इम्पोज कर रहे हैं, इस रिलीजन को फॉलो करो, राइट। तो ये इम्पोजिशन रहता है। दिस कॉजेज रिजेंटमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एंड मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू अचीव कंसेंसस एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। अब हम सेकेंड ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं। लेजिस्लेटिव इनएक्शन लेजिटिमाइजेस जुडिशियल इंटरवेंशन। फिर से ये हिंदू एडिटोरियल में आया था स्टूडेंट। मेरे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं हिंदू एडिटोरियल पेज से ही लेती हूँ, तो ये भी वहीं से ही लिया गया है। हल्का सा मैं हेडलाइन को मैं मॉडिफाई करके दे देती हूँ, क्वेश्चन फ्रेम कर देती हूँ। अब एक और इसमें चीज है जो मैं बताना चाह रही हूँ। रिलीजियस नेशनलिज्म अंडरमाइंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट रहता है, आपको पूरी लिबर्टी है, आप उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी लिख सकते हो, फेवर में भी लिख सकते हो, या दोनों अगेंस्ट फेवर बैलेंस्ड अप्रोच रख सकते हो।
मगर आप अगर अगेंस्ट में लिख रहे हो तो पूरा लॉजिकली जस्टिफाई करो अपने ओपिनियन को। अगर आप फेवर में लिख रहे हो तब भी आपको लॉजिकली जस्टिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप क्वेश्चन के फेवर में ही लिखो या क्वेश्चन के अगेंस्ट में लिखो। अब है लेजिस्लेटिव इनएक्शन लेजिटिमाइजेस जुडिशियल इंटरवेंशन। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों को फिर से मैं बोल रही हूँ वर्ड का मतलब पता है कि नहीं। इसीलिए जब आपको ऐसे मिलता है तो इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों समझने की कोशिश किया करो, चाहे आप लोग को इंग्लिश समझ में आ जाए या नहीं समझ में आए, दोनों केस में। अब लेजिस्लेटिव इनएक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी भी इश्यू पे वो साइलेंट है, उसको हम इनएक्शन कहेंगे। जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब होता है जुडिशरी जो है वो इंटरवीन कर रहा है। अगर लेजिस्लेचर चुप है किसी चीज में तो जुडिशरी इंटरवीन करके उस मैटर पर डिसीजन अपना देता है, वर्डिक्ट अपना देता है। फाइन, तो ये है इसका मतलब। अब इसमें आपको जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो जुडिशियल इंटरवेंशन है, इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है। मगर जब आप जुडिशियल इंटरवेंशन को के बारे में बात करोगे तो ऐसा नहीं एक वैक्यूम में बात करोगे। आपको जुडिशियल इंटरवेंशन को कनेक्ट करना लेजिस्लेटिव इनएक्शन से। यानी कब जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ, जब लेजिस्लेटिव इनएक्शन हुआ तब जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ। तो आपको लेजिस्लेटिव इनएक्शन के बारे में बताना है, फिर जुडिशरी इंटरवीन किया है, क्या इंटरवीन किया है, किस मैटर में किया, वो बताना है, राइट। तो इंडियाज गवर्नेंस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल. However, India has made several modifications to it to suit its needs. For instance, in the British system, Parliament is supreme and the judiciary is its subordinate. While in India, Constitution is supreme and the judiciary has the power to intervene when Parliament fails to legislate on matters of nation's interest. So यहाँ पर मैंने fails to legislate, Parliament fails, तो यहाँ पर मैंने legislative inaction के बारे में बता दिया और यहाँ पर judicial intervention के बारे में बता दिया। तो मैंने यहाँ पर अपना ऐसे क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज कर दिया। This refers to legislative inaction which calls for judicial intervention. Such judicial intervention is in the form of judicial review. ठीक है, तो जुडिशियल इंटरवेंशन किस किस फॉर्म में होता है? एक जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में होता है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म के फॉर्म में होता है, और एक हम बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। तो मैंने ओवररीच के बारे में भी यहीं कहीं बताया है, तो उसके बारे में आ जाएगा। तो such judicial intervention is the form of judicial review that empowers judiciary to nullify any law that violates constitution. When Parliament failed to address the issue of LGBTQ rights, SC decriminalized homosexuality by striking down this section of IPC which criminalized consensual homosexual act. The court held that the provision violated their right to privacy and autonomy. तो यहाँ पर मैंने जुडिशियल रिव्यू का बस एक मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर काफी है। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म है, इट इज अनदर मीन्स थ्रू विच जुडिशियरी परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शन सच एज inventing mechanism, bringing new policies that have no constitutional backing. In 1980, judiciary introduced PIL in response to the inaction of parliament in addressing the issues of public concerns. तो यहाँ पर एक्टिविज्म के बारे में बता दिया। तो एक्टिविज्म और रिव्यू के थ्रू जुडिशरी इंटरवीन करता है। All these verdicts validate the legitimacy of judicial intervention. अब legitimacy बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर legitimates है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, दैट इज तो legitimized, ठीक है। एक ये लेजिटिमाइज फॉर्म ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन है। मगर एक जुडिशियल ओवररीच भी होता है जहां पे कोर्ट इंटरफेयर करता है लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग में। तो अब इसका भी एक एग्जांपल 2019 में SC delivered a verdict in the Ayodhya land dispute case, giving the disputed site to Hindu for a temple and ordering the government to give alternate land to Muslim for a mosque. While the verdict was welcomed, critics argue that the court exceeded its jurisdiction by deciding the matter that should have been left to the legislature. Such interference from the court, यहाँ पर आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्रिटिक्स आर्ग्यू। तो यहाँ पर हम क्रिटिक्स आर्ग्यू करके हम थोड़ा सा अपने आप को सेफ जोन में रख रहे हैं, ठीक है।
Such interference from the courts will convey the wrong message of Parliament's inactivity that may lead public losing trust in the legislature. अगर इस तरह से इंटरवेंशन हुआ तो ऑब्वियसली पब्लिक जो है पार्लियामेंट पे ट्रस्ट करना छोड़ देगी, राइट? उनको लगेगा हमेशा पार्लियामेंट इन एक्शन में ही रहता है. In Divisional Manager Aravali Gold Club versus Chandraharsh, the court itself observed that the judges should not unjustifiably try to perform legislative function. It should do it only when legislature fails in its duties. To avoid overreach, the SC can constitute an independent committee of experts that can assist the court to help balance its final assessment. Fine. अब third essay है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया टाइम टू रीथिंक. अब मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी ये क्या होता है? सबसे पहली चीज, जब स्टूडेंट्स इस पे ऐसे लिखे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, ये नॉन अलाइनमेंट से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं लिख पाए थे. तो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी से हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि इंडिया कहीं पे कोई फर्म स्टैंड नहीं ले रहा है. वो यूएसए के साथ भी है, वो चाइना के साथ भी है, वो रशिया के साथ भी है, वो यूक्रेन के साथ भी है, ठीक है. तो बहुत अच्छा जो एक होता है ना सॉलिड स्टैंड लेना, वो नहीं ले रहा है. तो ये मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है, तो इस पर सोचना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए. तो militarily, India is not a part of any formal treaty alliance, but is a part of diverse network of issue-specific regional groupings. For instance, India is a member of China-dominated BRICS. चाइना डोमिनेटेड ब्रिक्स का भी मेंबर है, एससीओ ग्रुपिंग्स का भी है. एट द सेम टाइम इंडिया इज इन्वॉल्व इन द यूएस लेड ग्रुपिंग क्वाड एंड हैड साइंड 3 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट्स विद इट फॉर स्मूदर मिलिट्री कोऑपरेशन. रशिया इज टू इंडियाज प्रिंसिपल डिफेंस पार्टनर. तो ये मल्टी अलाइनमेंट है. तो मल्टी अलाइनमेंट क्या है वो मैंने यहाँ पर बता दिया. अब टाइम टू रीथिंक के बारे में मेन बॉडी में बताऊंगी, क्यों इस पे फिर से विचार करना चाहिए. तो मुझे मल्टी अलाइनमेंट को क्रिटिसाइज करना है. Fine. India, with its multi-alignment strategy, endeavors to have good relations with all its regional players and major powers. Also, with this policy, it tries to promote rule-based global order. However, its multi-alignment strategy demands a careful and intensive rethinking. इंडिया चाहता सबसे उसका अच्छा रिलेशनशिप हो, मगर इसमें भी एक केयरफुल रीथिंकिंग की जरूरत है. इट इज स्पेशली रिक्वायर्ड ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इंडिया हैज रीइटरेटेड सेवरल टाइम्स टू बी अ लीडिंग फोर्स रादर देन जस्ट अ बैलेंसिंग फोर्स. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया यूक्रेन को असिस्ट कर रहा है, रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा है एक तरीके से, तो वो बैलेंसिंग फोर्स का काम कर रहा है. मगर यदि इंडिया को रीजनल पावर भी बनना है, इफ नॉट ग्लोबल पावर, तो उसको लीडिंग फोर्स का काम करना है. और जो लीडर होते हैं वो एक फर्म स्टैंड लेते हैं, बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते हैं. बट इंडिया इज प्लेइंग अ बैलेंसिंग कार्ड बाय नॉट कंडेमनिंग रशिया एंड इट्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग यूक्रेन विथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. सो फार वॉशिंगटन हैज टॉलरेटेड इंडियाज अनक्लियर स्टैंड and India is bypassing US sanction on Russia. US ने रशिया पे जो सैंक्शन लगाया, इंडिया उसको बाईपास कर दिया है. Yet it wants India to play a larger role in resolving the Ukraine crisis given the influential position it holds. But by taking evasive position, इंडिया अवॉइड कर रहा है कुछ बोलने रशिया या यूक्रेन के अगेंस्ट बोलने पे. इंडिया रिस्क आइसोलेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट. द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सर्वे हैज शोन दैट इंडिया रैंक्स द सेकंड लोवेस्ट among Asian in its leadership in maintaining rule-based order and upholding international law. China, on the other hand, has pursued a more influential role in global diplomacy and is playing a crucial role in ending Russia-Ukraine war. China also initiated peace talk between Saudi Arabia and Iran that let them reopen embassies in each other's capitals following a 7-year break. तो चाइना जो है वो एक देखा जाए तो एक रीजनल लीडर का काम कर रहा है, एक पेस मेकर का काम कर रहा है, राइट? Unlike China, if India keeps on taking ambiguous position that involves its traditional allies, its possibility of becoming a permanent member of UNSC would become thin. अगर इंडिया इस तरह से बैलेंसिंग कार्ड खेलता रहा तो इंडिया कभी भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता है. इंडिया therefore must reassess its multi-alignment policy that heavily tilts towards self-interest and selective non-involvement.
तो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी क्या है? वो सेल्फ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा देख रहा है और नॉन इन्वॉल्वमेंट। इंडिया ना रशिया से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ना यूक्रेन से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। दिस वुड पोज हिंड्रेंस इन प्लेइंग अ लीडरशिप रोल ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो टाइम टू रीथिंक के लिए मैंने यहाँ पर एक रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। दूसरा मैंने एक एविडेंस दिया, इंडिया का रैंक बता दिया लीडरशिप में। तीसरा एग्जाम्पल मैंने चाइना का दिया, जो चाइना लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है उसका एग्जाम्पल दिया, और फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवोल्यूशनाइज अप्रोच टुवर्ड्स इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। तो इंडियन रेसलर्स का जो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, मैं उसी की वजह से ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया है। ये भी हिंदू एडिटोरियल में एक बार आया है, मगर थोड़ा सा हेडलाइन अलग थी तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। द रेवोल्यूशनाइज अप्रोच टुवर्ड्स इंडियन स्पोर्ट्स वुमन। तो यहाँ पर रेवोल्यूशनाइज अप्रोच के बारे में आपको सबसे ज्यादा बात करनी है। ऑब्वियसली किसका अप्रोच होना चाहिए? टुवर्ड्स स्पोर्ट्स वुमन का, ठीक है। The first Indian sportsman from an independent India to win an individual medal in the Olympic was K.D. Jadhav in 1952. The first Indian sportswoman to win an individual medal in Olympics with was Karna Maleshwari in 2000. This testifies the growth of women's glory from no participation to winning a total of 8 medals across 25 Olympics till date. यानी ये 25 ओलंपिक्स में अभी तक जो इंडियन विमेन जो जीते हैं वो 8 मेडल्स जीते हुए हैं। But a revolutionized approach is needed before a real change sets in for women who wish to take up sports as a profession. The very first revolutionary approach, क्योंकि क्वेश्चन revolutionary approach पे है तो मैं उसी टर्म को ले रही हूँ, required is change in one's attitude of associating sports with masculinity. किसी किसी को लगता है कि जो मेल्स हैं वो लोग ही स्पोर्ट्स के लिए फिट होते हैं, तो ये जो एटीट्यूड उसको चेंज करना है। दिस जेंडर्ड assumption ऑफ स्पोर्ट्स discourages women from taking muscle training and sports education. Also, women being synonymous with fragility, ऐसा लगता है जो फीमेल्स होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, तो they experience bullying or social isolation if they participate in sports. However, sports women like Mary Kom have successfully liberated themselves of such constraints and have made country proud with their illustrious strides. So पहला मैंने जो रेवोल्यूशनाइज अप्रोच दिया है वो है जेंडर्ड assumption ऑफ स्पोर्ट्स, यानी जो मैस्कुलिनिटी से एसोसिएट किए जा रहा स्पोर्ट्स उसको चेंज करना है। दूसरा, सैलरी एंड प्राइस मनी the women athlete get also need a revolutionary approach. The women athletes, बार बार मैं revolutionary approach लगा रही हूँ क्योंकि यही term है। The women athletes get less salary or prize money than the male counterparts. Since the prospects for female athletes' income are grim, sports women do other work to supplement the income. However, BBCI did a commendable job by implementing equal pay for both women and men cricketers. तो ये दूसरा मैंने point दिया है to justify the question. Another revolutionary initiative required establishment of an organized system that allows sports women to share complaints without any fear. There are cases wherein coaches and mentors are involved in sexual harassment of sports women. According to RTI, between 2010 to 2020, 45 complaints of sexual harassment were reported, of which 29 were against coaches. Even recent wrestlers' protest is its evidence. It must be made mandatory for all sports bodies to publish regular reports explaining the performance of internal complaint committees. तो ये मैंने तीसरा दे दिया revolutionary approach. These revolutionary changes can help sports women overcome these challenges. Also, parents, sports community and government need to be put in concerted efforts to provide Indian female athletes with safety and socio-economic support. Only then our next female generation will be motivated to pursue their aspirations in sports. Next question है apolitical education a solution to democratic decay. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा एजुकेशन जिसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं हो, ऐसा नहीं। ऐसा एजुकेशन जिसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी फेवरेटिज्म, बायसनेस और प्रेजुडिस, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसके बारे में बताना है कि किस तरह से ये डेमोक्रेटिक डिके को प्रिवेंट करेगा।
The 21st century is witnessing a steady decline in the quantity and quality of democracies across the globe. For years, many nations like the US, India have experienced growing economic inequality and increasing racial, religious, and political divides. This polarization causes the emergence of identity politics, wherein politicians exploit these divisions for electoral gains. This leads to decaying of democratic institution processes and functions within a society. तो जो इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ कि पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है रेशियल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिवाइड्स, और पॉलिटिशियन इस चीज का फायदा उठाते हैं फॉर इलेक्टोरल गेन्स। तो हर जगह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन प्रोसेस और फंक्शन का डिके हो रहा है। ऐसे में जो पावर है डेमोक्रेसी को बचाने का वो सिटीजन्स के पास है। इट इज द सिटीजन्स हु कैन प्रिवेंट डेमोक्रेटिक डिके, सिंस इन डेमोक्रेसी पावर अल्टीमेटली रिसाइड्स विद द सिटीजन। दिस कैन बी डन, ये कैसे हो सकता है? बाय इम्बाइबिंग, प्रमोटिंग ए पॉलिटिकल एजुकेशन। अब मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज कर दिया। ए पॉलिटिकल एजुकेशन एम्स टू प्रोवाइड यूथ विद अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिकल इश्यूज विदाउट एनी पॉलिटिकल स्टैंड्स। ऑन कंट्रारी, अब मैंने यहाँ पे ए पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब भी बता दिया, बहुत जरूरी है बताना। जैसे अभी रिलीजियस नेशनलिज्म है, उसका मतलब बिना बताए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, वैसे ये पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब बताए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रैरी, तो ये पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप एजुकेशन दे रहे हो पॉलिटिक्स का, मगर कोई फेवरेटिज्म नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो। मगर क्या होता है, पॉलिटिशियन प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज, ट्राई टू वू यूथ बाय कन्विंसिंग देम टू एडhere टू देयर पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल। सच पॉलिटिकल एजुकेशन may make citizens sectarian and further ignite hatred against others. Such education also make youth apathetic towards nation, thereby failing to create active, informed and responsible citizenship. अगर हम पॉलिटिकल एजुकेशन देंगे तो जो सिटीजन्स है वो एक्टिव नहीं होंगे, इन्फॉर्म नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जो कि जरूरत है एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। A political education encourages youth to understand their rights and responsibilities as citizens, engage in community service and contribute positively to society. तो ये पॉलिटिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है? ताकि सिटीजन्स कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी को। थ्रू दीज एक्टिविटीज सिटीजन्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप एंड सिविक पार्टिसिपेशन। कंसिडरिंग दिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड मेक द एनवायरनमेंट conducive to political participation, wherein multiple perspectives on political issues are shared without fear and favor. इस तरह का एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना जहां पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो और डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज पे डेलिब्रेशन हो, डिस्कशन हो, और जहां पे कोई fear or favor ना हो. In this way, students are encouraged to analyze the argument, assess the validity of different viewpoints. They learn to recognize ideas, biases, question assumptions, and engage in informed and respectful discussion. Students also learn to critically evaluate sources of information on social media and differentiate between fact and opinion. Social media में बहुत चीज वायरल होती है और हर चीज फैक्ट नहीं होता है, opinionated भी होता है. This will prevent them from getting influenced by fake news and will refrain themselves from indulging in fake hate speech. Democratic decay places an immense burden on the shoulder of citizens, and therefore, for democratic survival, citizens must defend democratic principles above partisan goals. Citizens equipped with a political education can promote democratic principles and curtail the spread of fake news, conspiracy theory, and manipulate voting. अब ये हम लास्ट ऐसे कर रहे हैं. इंडिया सॉफ्ट पावर हैज स्ट्रेंथेंड इट्स पोजीशन एज अ रिस्पांसिबल स्टेक होल्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. जैसे रिस्पांसिबल स्टेक होल्डर बोलते हैं, इसका मतलब है कि इंडिया एक लीडरशिप पोजीशन में है. फाइन. और सॉफ्ट पावर का आपको मतलब पता है. अगर नहीं भी पता है तो इस ऐसे में मैं सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मतलब मैं बता रही हूँ कि जब तक आप लोग अपना पर्सपेक्टिव नहीं दोगे सॉफ्ट पावर का, तब तक आप लोग ये नहीं बता पाओगे किस तरह से इंडिया अपना लीडरशिप पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है. Russia-Ukraine war and pandemic have exposed United States limitation in terms of its hard and soft power. The Euro's power is also declining. तो मैंने यहाँ पर बताया यूएसए का पावर डिक्लाइन कर रहा है. फिर यहाँ पर बता रही यूरोप का भी पावर डिक्लाइन कर रहा है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर. जापान का भी पावर डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन एंड लो जीडीपी. China is playing influential role in bringing peace between rivals like Saudi Arabia and Iran. The world
doubt whether China would become a responsible stakeholder due to its aggressive expansion policy or hard power. अब ऐसा लग रहा है कि चाइना सिंस इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहा है, तो क्या चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बन सकता है owing to its hard power? On contrary, soft power is considered very significant in the conduct of international relations and can bring in bargain, agreement, compromises between rival nations. तो सॉफ्ट पावर से बार्गेनिंग हो सकती है, अग्रीमेंट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं. तो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो सॉफ्ट पावर क्या है? नॉन कोअर्सिव अप्रोच. ठीक है. चाइना का क्या है? एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है. सॉफ्ट पावर का मतलब नॉन कोअर्सिव अप्रोच, जिसमें बहुत कुछ आ जाता है. मेडिकल हेल्प आ जाता है, योगा आ जाता है, ठीक है, और कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज आ जाता है. To approach international relation is strengthening India's position as a responsible stakeholder in world politics. आप इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हो कि इंडिया का सॉफ्ट पावर उसको मदद नहीं कर रहा है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बनने का. ये भी लिख सकते हो, इसके फेवर में भी लिख सकते हो. तो मैं यहाँ पर इसके फेवर में लिख रही हूँ कि इंडिया का सॉफ्ट पावर जो है वो इंडिया को के पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर. इट इज एविडेंट इन द फैक्ट दैट इसरो लॉन्च्ड South Asia satellite to provide communication services over South Asia region. India assisting other nation. एक तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया कि ये सॉफ्ट पावर है. सॉफ्ट पावर की वजह से साउथ एशियन रीजन में इंडिया इज एबल टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज. फिर इंडिया असिस्टिंग अदर नेशन विद हेल्थ सर्विसेज ड्यूरिंग कोविड एरा, ये भी एक सॉफ्ट पावर है. फिर इंडिया प्रिसाइडेड G20 फोरम दैट बियर्स टेस्टिमोनी टू इट्स डिवोशन टू डेवलपिंग एन इंटरनेशनल सिस्टम व्हेन अदर नेशंस इंटरेस्ट आर फुलफिल्ड. ये एक तीसरा एग्जाम्पल दिया. So most importantly, India is an active member of UNO and a top contender for a permanent membership in Security Council. तो active member of UNO है, तो ये भी एक soft power है. All these factors increase its chance of emerging as a key stakeholder in the global scenario. But यहाँ पर मैंने soft power के favor में बात की है और मैंने 3-4 इसमें एविडेंस दिया है. बट इंडिया डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 30 कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर कितना एक्सरसाइज कर रही है इंडिया, उसका अगर रैंकिंग हो तो इंडिया टॉप 30 कंट्रीज में भी नहीं आ रहा है. द रीजन इज दैट इंडिया itself is plagued by corruption, poverty, intolerance. Such instability may prevent other nations to trust India. Also, India is not able to capitalize on its soft power in dealing with hard power nations like China and Pakistan. इंडिया का जो सॉफ्ट पावर का रैंकिंग है वो 30 में भी नहीं है, टॉप 30 में भी नहीं है. दूसरा, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो अच्छे से डील नहीं कर पा रहा हार्ड पावर नेशन से जैसे चाइना एंड पाकिस्तान. To conclude, India has the potential to elevate its position further as a rising global soft power that takes the world towards stabilized order. But simultaneously, it must seek to ensure political stability within its own region. ऑल्सो, यानी अपने रीजन में इंडिया के अंदर तो पहले स्टेबिलिटी आए. ऑल्सो वेल बैलेंस इंटीग्रेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर टूल कैन इफेक्टिवली एनहांस इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजनल पॉलिटिक्स. थैंक यू वेरी मच. ये 6 ऐसे क्वेश्चन थे, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो CAPFreshme.com में मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.